हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेशन। आज के सेशन में जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर प्लांट फिजियोलॉजी का। और ये आपका लास्ट चैप्टर है प्लांट फिजियोलॉजी का, दैट इज चैप्टर 15th। और इसका नाम है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब अगर हम इस चैप्टर की बात करें कि इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले क्या हैं, तो एक्चुअली इस चैप्टर में सिर्फ एक कॉन्सेप्ट के ही इर्द गिर्द ये चैप्टर नहीं मूव करने वाला। इस चैप्टर को पढ़ने का अप्रोच क्या है, ये बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स से मिलकर ये चैप्टर बना हुआ है। जैसे कि मेनली हम बात करेंगे कि जैसा कि आप देखा होगा आपने प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर, यानी कि अगर आप इस यूनिट को देखें, प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट का नाम है। और इस प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर आपको 5 चैप्टर्स मिलेंगे। तो पहले चैप्टर में तो आपने देखा कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रही है, मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है, क्यों वाटर बाहर से यानी कि सॉइल से रूट में एंड देन ये प्लांट के चाहे कितने भी हाइट हो वहां पहुंच रहा है, कैसे पहुंच रहा है। उसके बाद आपने देखा कि इसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैसे होती है। उसके बाद ये चैप्टर में आता है कि फोटोसिंथेसिस में जो फूड बना, उस फूड की यूटिलाइजेशन यानी कि एनर्जी बनाने के लिए कैसे होती है। ये जो एनर्जी बनाने वाला प्रोसेस है यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन, ये चैप्टर हमने डिस्कस किया है। इसके पहले के सारे चैप्टर्स हमें डिस्कस करने हैं, उसके वीडियोस भी बहुत जल्दी आ जाएंगे। ये रिक्वेस्टेड वीडियो है कुछ स्टूडेंट्स का, स्पेशली कि उनके एग्जाम्स आने वाले हैं कि मैम प्लीज आप ये प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करवा दीजिए, तो उनके रिक्वेस्ट पर ये पहले ही अपलोड किया जा रहा है। सो इस प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे हम ये देखेंगे कि प्लांट ने वाटर लिया, मिनरल्स लिए, फूड बनाया, फूड को ब्रेक डाउन करके एनर्जी बनाने का प्रोसेस भी हमने देखा। अब आखिर ये प्लांट बढ़ता कैसे है। प्लांट में अगर हम देखें तो हम एक सीड को जर्मिनेट करते हैं। यहाँ पर आपके एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक सीड को आप लगाते हैं, अगर एक सीड को सो करते हैं सॉइल के अंदर, फेवरेबल कंडीशंस, हम कंडीशंस ऑफ ग्रोथ भी देखेंगे। उसके बाद इस सीड में जर्मिनेशन स्टार्ट होती है। आपने देखा होगा धीरे धीरे इसमें स्प्राउटिंग शुरू हो जाती है। अब ये सारे स्ट्रक्चर्स के नाम हैं, हम नाम को भी डिस्कस करेंगे। यहाँ मेन मुद्दा है आपको इवेंट्स बताना। तो अगर हम इस सीड को देख पा रहे हैं, इस सीड में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले ये सीड जर्मिनेट करता है, सीड जर्मिनेट करके अपने स्ट्रक्चर्स बनाने शुरू करता है। धीरे धीरे इसके प्लीम्यूल्स, रेडिकल्स, रेडिकल से इसके रूट के फॉर्मेशन, प्लीम्यूल से शूट फॉर्मेशन, रेडिकल पूरा का पूरा रूट सिस्टम बनाएगा, प्लीम्यूल से पूरे शूट सिस्टम बनेंगे जिसमें कि लीफ, ब्रांचेस, बर्ड्स वगैरह आ जाएंगे। और यहां से यहां तक आप देखेंगे कि इसकी जब ग्रोथ हो जाती है, उसके बाद ही इसमें फ्लावरिंग शुरू होती है। अब अगर इस पहले पैराग्राफ में अगर आप देखें और इसके कंटेंट को अगर आप फोकस करें, तो इस चैप्टर को पढ़ने का हमारा तरीका क्या होने वाला है। सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर आपको कुछ क्वेरीज बताई गई हैं। इस पूरे पैराग्राफ में अगर आप देखें तो आपके दिमाग में क्वेश्चन डालने की कोशिश की गई है। किस क्वेश्चन को आप देखें, जेन्युइन है, हो सकता है आपके दिमाग में पहले ना आया हो, बट इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपके दिमाग में जरूर ये क्वेश्चन आएगा। उसके बाद आप इस क्वेश्चन के आंसर को तलाशने की कोशिश करेंगे। अब वही तलाश इस पूरे चैप्टर में दी गई है इंफॉर्मेशन के नाम पर। जैसे कि जब हम सीड लगाते हैं, सीड को सो करते हैं, उसके बाद उसमें धीरे 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 कैसे ग्रोथ होती है। तो सबसे पहले तो आपको यह जानना है कि ग्रोथ का मतलब क्या होता है। तो ग्रोथ पढ़ेंगे, ग्रोथ के बाद उसमें डेवलपमेंट आता है। तो क्या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों एक ही चीजें हैं या अलग अलग चीजें हैं? तो क्या है अगर ये है, यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर का नाम है। उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे कुछ ऐसे टर्म्स है, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन। इस तीनों ही टॉपिक को एनाटॉमी में भी पढ़ाया जाता है, यहां पर भी बताया जाएगा। एनाटॉमी में आप डिटेल में पढ़ते हैं, यहां पर भी आपको डिटेल में ही समझाया जाएगा। जब आप ये ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन में बहुत ही अच्छे से डिफरेंस पता कर लेते हैं, फिर आपको बताया जाता है कि अल्टीमेटली अब डेवलपमेंट किसे कहते हैं। इसका मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अंतर है। अब इन सब चीजों में
कुछ हमारे जैसे कि हमारे बॉडी में कुछ हॉर्मोन्स होते हैं, वैसे ही प्लांट के बॉडी में भी हॉर्मोन्स होते हैं। प्लांट के बॉडी में जो हॉर्मोन्स होते हैं उनका अपना नाम है, अपना काम है। उन्हीं को हम बोलते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो आप चाहे इसे प्लांट हॉर्मोन्स कह लें, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कह लें या फाइटो हॉर्मोन्स कह लें, बात सेम है। इसका जिक्र करेंगे। उसके बाद जैसा कि पहले ही बताया, इस चैप्टर में आपको दिखेगा कि बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक से मिलकर ये चैप्टर बना हुआ है। अब एक टॉपिक आ जाता है आपका फोटो पेरियोडिज्म, यानी कि ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट। तो क्या करता है ये ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसे हम अलग क्यों पढ़ रहे हैं? तो ड्यूरेशन ऑफ लाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लावरिंग। किस तरीके से, उसके बेसिस पर भी हम ये पढ़ेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि कुछ फूल सिर्फ सर्दियों में आते हैं, कुछ फूल सिर्फ गर्मियों में आपको देखने को मिलते हैं, कुछ आपको देखने को मिलता है कि वो तो सीजन के यानी कि गर्मी सर्दी वो हर वक्त दिखेंगे। तो आखिर क्यों कोई फूल सिर्फ सर्दी में ही खिलता है? अगर आपको हम एक एग्जाम्पल ले लें, मान लीजिए डालिया। क्या आपने डालिया को कभी भी मई जून के महीने में खिलता हुआ देखा है? तो आप कहेंगे नहीं। लेकिन गुलाब को अक्सर आपने देखा होगा। तो जनरली कुछ फ्लावर्स अगर है कि सिर्फ सर्दियों में ही खिल रहे हैं, तो आखिर उनका रीजन क्या है? कुछ फ्लावर्स सर्दियों में नहीं खिल रहे हैं, जैसे ही वो सर्दियां खत्म होने लगती हैं वो मुरझाने लगते हैं, और कुछ फ्लावर सिर्फ गर्मी में ही खिलते हैं। ऐसा क्या रीजन है? तो ये सारा डिस्कशन करेंगे, ये हम फोटो पैरोडिज्म में। उसके बाद एक टॉपिक आता है वर्नलाइजेशन। इस टॉपिक को डील करेंगे और ये पूरा चैप्टर हो जाएगा डन। जाहिर सी बात है, एक वीडियो में ये पॉसिबल नहीं है पूरे एक एंटायर चैप्टर को अपलोड करना, तो हम इसको फ्रैगमेंट्स में करेंगे। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन से लेकर। चलिए, अब जैसा कि आपने बताया कि इस फर्स्ट पैराग्राफ में अगर हम देखें तो ये चैप्टर आपके दिमाग में क्वेश्चन डालने की कोशिश कर रही है कि ये क्वेश्चन आपके दिमाग में खुद एराइज होना चाहिए। क्या? कि जैसे ये कह रही है कि अगर आपने देखा होगा, हैव यू एवर थॉट about where and how the structures like roots, stems, leaves, flowers, fruits and seed arise, and that too in an orderly sequence। तो ये कह रही है कि आपने देखा होगा एक प्लांट में कि अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पर कभी आप नहीं देखेंगे कि यहाँ बिना लीफ आए यहाँ पर फ्लावर आ गया। आप देखेंगे कि इसमें क्या हो रही है, रूट आ रहे हैं, स्टेम आ रहे हैं, उसके बाद इसमें लीव्स आ रहे हैं, तभी इसमें फ्लावर्स, देन फ्रूट्स, देन सीड्स आएंगे। यही इनका सीक्वेंस है। क्यों ये सीक्वेंस है? ये सीक्वेंस में क्यों आते हैं? इसके पीछे रीजन क्या है? सो यू आर बाय नाउ अवेयर ऑफ द टर्म्स सीड। सीड तो जानते ही होंगे, सीडलिंग प्लांटलेट। जब हम सीड को बो देते हैं, सो कर देते हैं, उसके बाद जब वो स्प्राउट्स निकलते हैं तो उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सीडलिंग्स बन रहे हैं, है ना। छोटे जो नन्हे बेबी प्लांट्स बनते हैं, सीडलिंग प्लांटलेट बोलते हैं। उसके बाद वो धीरे धीरे मैच्योर प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। यू हैव ऑल्सो सीन दैट ट्रीज कंटिन्यू टू इंक्रीज इन हाइट। अब एक क्वेश्चन आपका खत्म हुआ, दूसरा क्वेश्चन शुरू। उसके बाद एनसीईआरटी कहती है कि आपने ये भी देखा होगा कि जो ट्रीज हैं वो कंटिन्यूअसली आपने देखा होगा कि हाइट में बढ़ते रहते हैं या उनका गर्थ भी बढ़ता है। गर्थ का मतलब होता है डायमीटर में बढ़ना। जैसे आपने देखा होगा आम का एक पेड़ है, तो आम का एक पेड़ शुरू में जब आपने लगाया है तब उसकी गर्थ यानी कि जो स्टेम है ये पतली सी है, ठीक है। अब आपने देखा होगा ये स्टेम इसकी चौड़ी हो जाती है, ये एक विशालकाय वृक्ष बन जाता है। ये जो स्टेम के इसकी डायमीटर में जो इंक्रीज हुआ, इसको आपने कहा इंक्रीज इन गर्थ, इसे कहते हैं गर्थ। इसे इंक्रीज इन कहते हैं गर्थ। ये भी आपने देखा होगा कि उसकी गर्थ भी बढ़ती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। However, the leaves, flowers and fruits of the same tree not only have limited dimensions but also appear and fall periodically and sometime repeatedly। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में डालने की कोशिश कि जब आपने देखा होगा एक पौधे को, एक प्लांट को, तो आपने देखा होगा कि ये जो उनकी आपके लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, एक ही पेड़ पर
एक ही पेड़ की बात कर रहे हैं, मान लो एग्जाम्पल आपने मैंगो का लिया है, आम के पेड़ की ही बात कर लें, तो उसके जो लीव्स हैं, फ्लावरिंग सीजन में जो उसके फ्लावर्स आएंगे, उसके जो फ्रूट्स आएंगे, एक ही पेड़ पर एक ही जैसे एक डायमेंशन के तो नहीं होते, पत्तियां अलग साइज की होंगी, फ्रूट्स अलग साइज के होंगे, है ना, उसके फ्लावर्स अलग साइज के होते हैं। ये क्यों? वाई डज वेजिटेटिव, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपके दिमाग में नेक्स्ट क्वेश्चन डालने की कोशिश, वाई डज वेजिटेटिव फेज प्रोसीड्स फ्लावरिंग इन अ प्लांट? फ्लावरिंग आने के पहले ही वेजिटेटिव पार्ट क्यों होता है? यानी अगर हम बात करें तो रूट, स्टेम, लीव्स पहले बनते हैं, तब जाकर इसमें फ्लावरिंग होती है। ऐसा क्यों नहीं हो जाता कि रूट्स बन रहे हैं, बिना स्टेम बने फ्लावरिंग आ जाए, बिना कोई लीफ आए फ्लावरिंग बन जाए, बिना फ्लावर आए ही फ्रूट बन जाए? ऐसा क्यों नहीं होता? नेक्स्ट क्वेश्चन डालने की कोशिश आपके दिमाग में। ऑल प्लांट ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ अ वैरायटी ऑफ टिश्यूज। आपने जो प्लांट एनाटॉमी पढ़ा होगा, हम यहाँ पर भी इस प्लेटफॉर्म पर भी पढ़ेंगे प्लांट एनाटॉमी, तब आपने देखा होगा कि प्लांट के हर पार्ट्स अलग अलग टिश्यूज से बने होते हैं। जैसे कि हमारे शरीर, अब आप हार्ट को देखिए, वहां पर कार्डियक सेल्स मिलेंगे, लिवर में अलग सेल्स मिलेंगे, किडनी में आपके अलग सेल मिलेंगे, आपके स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन में अलग सेल मिलेंगे। तो हर जगह अलग अलग तरह के सेल्स आपको मिलेंगे जो कि मिलकर टिश्यूज बनाते हैं। प्लांट में भी तो वही हाल है। सो ऑल प्लांट ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ अ वैरायटी ऑफ टिश्यूज। एक चीज और, प्लांट में ऑर्गन होता है, ऑर्गन सिस्टम नहीं होता। इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल, अ टिश्यू, एन ऑर्गन एंड द फंक्शन दे परफॉर्म? क्या ये जो प्लांट के अंदर, ये तो कॉमन सा फंडा है कि सेल्स, सेम टाइप ऑफ सेल फॉर्म्स द टिश्यू। हम प्रॉपर टिश्यू का डिफिनीशन एनाटॉमी में वापस पढ़ते हैं कि हाँ आखिर हम एक टिश्यू को कहते किसे हैं। उसके बाद टिश्यू टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन, एंड ऑर्गन मिलकर क्या करते हैं? फंक्शन परफॉर्म करते हैं। कैन द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ दीज बी अल्टर्ड? क्या इनकी फंक्शंस चेंज भी किए जा सकते हैं? All cells of a plant are descendants of a zygote. Very important point. अगर हम प्लांट सेल की बात करें, प्लांट सेल क्या, इस धरती पर कोई भी एक स्ट्रक्चर जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होकर बना है, उसका अगर पहला सेल अगर हम नाम ले तो वो एक जाइगोट ही तो है। अगर आप एक एग्जाम्पल, अगर आप ह्यूमन का ले लें, अगर आप ह्यूमन का लें तो ह्यूमन में मेल गैमेट, जिसे आपने कहा स्पर्म, फीमेल गैमेट, ये रिप्रेजेंटेशन होता है फीमेल का, उसको आपने कहा ओवा, ओवम या एग, ओवा, ओवम या एग। अब जब ये दोनों फ्यूज किए, अब जब ये फ्यूज करते हैं यानी कि एग फर्टिलाइज होता है, इसको हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन ऑफ एग। अब इसे, अब ऐसा क्यों कहते हैं फर्टिलाइजेशन ऑफ एग? हमने स्पर्म का फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं बोला? इसलिए बोला क्योंकि फीमेल की बॉडी में एग होता है, फीमेल की बॉडी में स्पर्म आता है, तो वो बाहर से आया है, उसने आकर, एग का तो पोजीशन नहीं चेंज हुआ, तो उसने बाहर से आकर इसे फर्टिलाइज किया, एग ने नहीं गया, एग नहीं गया है स्पर्म को फर्टिलाइज करने, एग तो अपनी जगह पर ही है। इसलिए ये वर्ड कहना कि इज अ फर्टिलाइज्ड एग, तो ये ज्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर पहली बार बना, आप इसे कहते हैं जाइगोट, इसे आप कहते हैं जाइगोट। तो जाइगोट को अगर हम फर्टिलाइज्ड एग कह दें, फर्टिलाइज्ड, ठीक है, एग, तो ये सही टर्म है। फर्टिलाइज्ड फॉर्म हम नहीं कह सकते ना। दूसरी चीज, अब अगर हम इसकी बात करें, एग जो फर्टिलाइज हो चुका है, ये जाइगोट, ये हमेशा एक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है, एक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है। अब इसी में डिवीजन होती जाएगी, यानी कि माइटोटिक डिवीजन होती जाएगी, और ये एक सेल्ड स्ट्रक्चर बहुत सारे सेल्स बनाएगा, बहुत सारे सेल्स बनाएगा, मास ऑफ सेल बनाएगा। उसके बाद इसके डिफरेंशिएशन होगी, यानी कि इसका काम निर्धारित होगा कि ये क्या क्या काम कौन से ग्रुप ऑफ सेल्स करेंगे, वो एक अलग बात है। बट चाहे कि कोई मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म ही क्यों ना हो, लेकिन वो बना तो एक यूनिसेलर स्ट्रक्चर से ही है जिसका नाम जाइगोट है। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। द क्वेश्चन इज देन व्हाई एंड हाउ डू दे हैव
डिफरेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है इसका फीचर। तो आखिर अगर हम प्लांट के सेंस में अगर हम बात करें, तो अगर हम, क्योंकि यहाँ पर हम प्लांट के सेंस में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो प्लांट में भी तो क्या हुआ, प्लांट में भी तो जाइगोट बना था। अब आखिर ये जाइगोट यानी कि ये वन सेल्ड स्ट्रक्चर, इसी ने डिवाइड करके बहुत सारे सेल्स बनाए, मास ऑफ बहुत सारा सेल्स बनाया। उसके बाद ये कह रहा है कि आखिर ये जाइगोट से ही बने हैं। तो अगर मान लीजिए हम लीफ की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं स्टेम की, हम बात कर रहे हैं लीफ की, हो गई, रूट की बात कर रहे हैं, तो आखिर इसका फंक्शन अलग है, इसका फंक्शन अलग है, इसका फंक्शन अलग है, लेकिन ये बने तो एक जाइगोट से ही है। ये कैसे पॉसिबल है और ये कैसे हुआ? डेवलपमेंट इज द सम ऑफ, अब आता है कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट इज द सम ऑफ टू प्रोसेसेस। अगर हम डेवलपमेंट की बात कर लें तो डेवलपमेंट दो प्रोसेसेस के सम से बनता है। कौन कौन सा? ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। क्यों इसका जिक्र किया गया है? इसलिए ताकि आप इस बात को समझ पाए कि आप ये कह रहे हैं कि एक था जाइगोट और इसी जाइगोट ने बहुत सारे सेल्स बनाए और उन्हीं सेल्स से आखिर लीफ का फॉर्मेशन हुआ है, उन्हीं सेल से रूट का फॉर्मेशन हुआ है, उन्हीं सेल से स्टेम का फॉर्मेशन हुआ है। तो चूंकि जाइगोट से ही सारे बने हैं, तो इसका काम और इसका काम अलग अलग कैसे? अब कॉन्सेप्ट आपको बताया जा रहा है इसलिए क्योंकि अब आपको पढ़ना पड़ेगा इसके समझने के लिए डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट पढ़ने के लिए आपको डिफरेंशिएशन कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, तब जाकर आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। टू बिगिन विथ, it is essential and sufficient to know that the development of a mature plant from a zygote, zygote को देखिए एनसीईआरटी ने क्या कहा है? फर्टिलाइज्ड एग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। फॉलो अ प्रिसाइज, यानी कि बिल्कुल डिफाइंड, प्रिसाइज एंड हाईली ऑर्डर्ड सक्सेशन ऑफ इवेंट्स। ऐसा नहीं कि आप जो भी इवेंट मन में आए तब भी कर दे, नहीं, एक प्रिसाइज और एक ऑर्डर्ड सक्सेशंस ऑफ इवेंट्स होते हैं। उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और ये तय है और ये उसी तरीके से चलेंगे। हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अ कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म्ड दैट प्रोड्यूसेस, वही आपका प्राइमरी ऑर्गन या प्लांट के ऑर्गन की बात कर ले, रूट, लीव्स, ब्रांचेस, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स, एंड इवेंचुअली दे डाई। और उसके बाद क्या होता है? क्योंकि पहले क्या होगा, पहले अगर आपने सीड लिया है तो इस सीड का पहले क्या होगा? जर्मिनेशन होगा। ये क्या करेगा? सीड जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट करके क्या करेगा? अपने स्प्राउट्स लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, प्लूम्यूल रेडिकल बनाएगा। उसके बाद प्रॉपर इस लीव्स में, इस प्लांट में क्या होंगे? रूट आएंगे, स्टेम बनेगा, ब्रांचेस बनेंगे, लीव्स बनेंगे। यानी कि जब ये जर्मिनेट किया और जब तक इसके प्लांट ने सिर्फ रूट, स्टेम एंड लीव्स बनाया, तब तक इस प्लांट ने अपना वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट किया है। इंसानों में भी होता है, जानवरों में भी होता है। अगर हम ह्यूमन का एग्जांपल ले, आप इजीली समझ पाएंगे। एक बच्चा जिस टाइम वो बर्थ लेता है, ठीक है, अब वो जो बेबी है पहले वो ग्रो करेगा, उसके डेवलपमेंट, उसमें ग्रोथ होगी। जब ग्रोथ हो रही है उसके, तो उसकी वेट बढ़ रही है, उसकी हाइट बढ़ रही है ना, सरफेस एरिया बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, धीरे धीरे उस बच्चे का विकास हो रहा है। एक टाइम आता, लेकिन अभी वो रिप्रोडक्टिव फेज में नहीं आया बच्चा। अब एक एज आती है जिसे आप कहते हैं प्यूबर्टी, ठीक है। अब प्यूबर्टी वो ट्रांजिशन स्टेज आ जाती है जिसमें अब उसके बॉडी के अंदर क्या हो रहे हैं? चेंजेस आने, हार्मोनल इसका फर्क डालता है, हार्मोन्स इसके पीछे अपना रोल प्ले करते हैं। तो हुआ क्या कि अब उस पर्सन का, उस जो बच्चे है, उस बच्चे का क्या आ रहा है? अब वो प्यूबर्टी फेज में आ रहा है। प्यूबर्टी फेज में आने का मतलब कि नाउ दैट बेबी इज ग्रोन अप, अब वो रिप्रोडक्टिव फेज में इंटर करने जा रहा है। क्यों? क्योंकि अब उसके बॉडी में गैमेट्स फॉर्मेशन की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। गैमेट ही तो होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, है ना, यानी कि वही तो प्ले करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो उसके पहले उसकी जो स्टेज थी, ठीक है, वो थी एडोलेसेंस की। प्यूबर्टी आई, उसके बाद उसकी रिप्रोडक्टिव फेज शुरू हो गई है। प्लांट में भी सेम वे, जब तक उसकी फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई है, उसका वेजिटेटिव फेज चल रहा है।
उसके बाद इस प्लांट में क्या होगा, उसके बाद इस प्लांट में फ्लावरिंग शुरू होगी, फ्लावरिंग होगी, देन फ्रूट्स आएंगे, वो बाद की कहानी है, बट ये एक सीक्वेंस और ऑर्डर्ड में चलते हैं। इन दिस चैप्टर you shall also study some of the factors which govern and control these development processes, और उसी में आप पार्ट पढ़ेंगे किसका, तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का, ठीक है। उसमें पढ़ेंगे आप फोटोपैरोडिज्म का, इसी में आप पढ़ेंगे फिर वर्नलाइजेशन का। दीज फैक्टर्स आर बोथ इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक फैक्टर मतलब इंटरनल फैक्टर, इंटरनल फैक्टर मतलब जो हमारे बॉडी के अंदर है और वो अपना इफेक्ट डाल रहे हैं, जैसे कि हॉर्मोन्स, अब वो बॉडी के अंदर से इफेक्ट डाल रहे हैं। कुछ फैक्टर्स एक्सट्रिंसिक होते हैं जिसे आप कहते हैं एक्सटर्नल फैक्टर, जैसे मान लीजिए सनलाइट, अब वो तो एक्सटर्नल फैक्टर है, मॉइस्चर एक्सटर्नल फैक्टर है, टेम्परेचर एक्सटर्नल फैक्टर है, पीएच एक्सटर्नल फैक्टर है। तो ये दोनों ही रोल प्ले करते हैं, यानी कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स दोनों ही रोल प्ले करते हैं इन पूरे प्रोसेसेस में। तो अगर आपने इस पैराग्राफ को ध्यान से देखा होगा तो इसमें एनसीईआरटी सिर्फ आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस पुट करके ये डालने की कोशिश कर रही है कि अब आप समझ जाइए कि अब आप ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ही आपकी ये क्वेरी सॉल्व होंगी, ठीक है। क्वेश्चंस जेन्युइन है। अब इस चैप्टर के अंदर जब हम इंटर करेंगे तो आपको सबसे पहले ये बताया जाएगा कि ग्रोथ आप कहते हो, बट ग्रोथ ये होता क्या है। सॉरी जब आपने एक चैप्टर स्टार्ट किया होगा लिविंग वर्ल्ड, वहां पर भी आपको बताया जाता है कि ग्रोथ, ठीक है, यहां पर भी आपको बताया जा रहा है कि ग्रोथ, ग्रोथ है क्या। तो अगर हम बात करें कि ग्रोथ इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल एंड कॉन्सिपिक्यूअस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लिविंग बीइंग। एक चीज और, ग्रोथ को लेकर एक मिथ आपकी क्लियर सबसे पहले ये कर दें। ग्रोथ को लेकर सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, पहला फीचर क्या है, ग्रोथ। तो पहली एक चीज तो ये समझ लीजिए कि ग्रोथ का मतलब होता क्या है, ठीक है। ग्रोथ का मतलब अगर हम बात करें कि इंक्रीज इन साइज हो रहा है तो भी ग्रोथ है, अगर हम कहें इंक्रीज इन वॉल्यूम हो रहा है तो भी ग्रोथ है, इंक्रीज इन मास हो रहा है, चाहे आप फ्रेश वेट ले लें, ड्राई वेट ले लें, वो भी ग्रोथ हो रहा है। अगर हम बात करें इंक्रीज इन सरफेस एरिया, अब आप कहेंगे सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कहाँ बढ़ता है, लीफ, लीफ में सरफेस एरिया तो बढ़ता है, जब वो लीफ यंग होता है उसकी साइज छोटी है, जब वो लीफ मैच्योर हो जाएगा उसकी साइज बढ़ जाएगी, तो उसमें क्या आप चेंज महसूस करेंगे, सरफेस एरिया ही तो बढ़ता है उसका। इंक्रीज इन सरफेस एरिया, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स की बात कर लें, ये भी ग्रोथ है। चलिए, अब ये सारी चीजें ग्रोथ है। अब इसको देखकर अगर आप ये कहें कि ग्रोथ क्या सिर्फ लिविंग में होता है, यानी कि अगर ये सारी चीजें होती हुई, सारी मतलब इनमें से कोई भी अगर एक चीज हो रही है इसका मतलब ग्रोथ हो रही है। तो अगर हम कहें कि ये ग्रोथ अगर होगा तो वो लिविंग है, ठीक है, यानी कि अगर लिविंग है तो ग्रोथ होगा और नॉन लिविंग है तो ग्रोथ नहीं होगा, ये कहना गलत स्टेटमेंट है। क्यों? नॉन लिविंग में भी आप ग्रोथ देख सकते हैं, ये आपको फर्स्ट चैप्टर में बहुत ही क्लियरली समझा दिया गया है। अब इसको जस्टिफाई करते हैं क्यों। देखिए, सबसे पहली चीज, मान लीजिए आपके घर के सामने एक बहुत बड़ा गड्ढा है, उस गड्ढे को आपने किसी भी तरीके से अपने घर का कूड़ा डालकर, कुछ भी डालकर इसको डालना शुरू किया, आप देख पाएंगे कि धीरे 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 ये जो गड्ढा है ये भर गया, यहाँ तक ये इस तरह से हो गया। तो क्या इस गड्ढे का, है ना, अगर हम इस गड्ढे की बात करें, है ना, इस जगह पर क्या मास नहीं बढ़ा, आप कहेंगे बढ़ा है, वॉल्यूम नहीं बढ़ा, आप कहेंगे बढ़ा है, ठीक है। अगर यहां पर ये बढ़ा है तो हम कहेंगे कि क्या इसकी ग्रोथ नहीं हुई है, आपको अब कहना पड़ेगा कि ग्रोथ हुई है। इसका मतलब ये तो तय हो गया कि ग्रोथ
एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है। इसका मतलब कि ग्रोथ एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है। ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर नहीं है, इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर नहीं। अब डिफाइनिंग फीचर का मतलब क्या होता है? डिफाइनिंग फीचर का मतलब ये है कि अगर हम ये कहें कि ग्रोथ है तो लिविंग है, नहीं है तो नॉन लिविंग है, आंख बंद करके हमने कहा और आपने विश्वास कर लिया और यही फैक्ट है। अगर कोई फीचर ऐसा है तो वो एक डिफाइनिंग फीचर है, विदाउट एनी ऑप्शन, विदाउट एनी एक्सेप्शन। तो वो ऐसा अगर कोई फीचर है तो आप कहेंगे वो एक डिफाइनिंग फीचर है लिविंग का। लेकिन अगर कोई ऐसा फीचर नहीं है, उसमें आपको एक्सेप्शंस दिख सकते हैं, तो वो एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है, नॉन डिफाइनिंग है। यह ग्रोथ क्या है? एक नॉन डिफाइनिंग फीचर है, डिफाइनिंग फीचर नहीं है। यानी कि अगर हम ये कह दें कि ग्रोथ हो रही है और आप आंख बंद करके ये विश्वास कर लें कि ग्रोथ हो रही है मतलब वो लिविंग है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि यहां पर भी तो ग्रोथ हो रही। अब बात आती है कि इस ग्रोथ को आखिर हम डिफाइन कैसे करें? फिर लिविंग एंड नॉन लिविंग की, नॉन लिविंग की ग्रोथ हमेशा एक्सट्रिंसिक होगी। एक्सट्रिंसिक मतलब बाई एक्यूमुलेशन ऑफ समथिंग एक्सटर्नली। यहां पर बाहर से आपने कूड़ा भर भर के इसे बढ़ाया है, ठीक है, इसका रीजन इंटरनल नहीं था, तो इसलिए ये एक्सट्रिंसिक ग्रोथ हो गई और ये नॉन लिविंग में होता है। अगर हम लिविंग की बात करें तो लिविंग में जो ग्रोथ होगी वो हमेशा इंट्रिंसिक होगी, इंट्रिंसिक होगी। अगर हम इस सरफेस एरिया ऑफ लीफ की बात कर लें, इसका कारण एक इंटरनल कारण है, बाहर से। इट इज नॉट बाय एक्यूमुलेशन ऑफ समथिंग एक्सटर्नली। अगर आप एक छोटे से बच्चे को देखिए, अगर मान लीजिए वो पैदा हुआ है, उस वक्त उसका वेट 3 kg है, धीरे 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 उसकी वेट में बढ़ोतरी हो रही है, 5 kg, 10 kg। तो उसका जो रीजन है उसके ग्रोथ का, यानी कि इंक्रीज इन वेट का, साइज का, वॉल्यूम का, मास का, वो एक एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है, इंटरनल है। उसके बॉडी में मेटाबॉलिज्म प्रोसेस चल रही है, ग्रोथ हो रही है, जिसके कारण ग्रोथ हो रही है। तो इसका मतलब लिविंग में ग्रोथ कैसी होगी? उसका कारण क्या होगा? इंट्रिंसिक फैक्टर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, बढ़िया। अब अगर आप देख पा रहे हैं तो यहां पर एनसीईआरटी कहती है कि जो ग्रोथ है ये क्या है? इज अ फंडामेंटल फीचर ऑफ लिविंग बीइंग। यानी कि अगर लिविंग बीइंग है तो ग्रोथ होगी, लेकिन अगर ग्रोथ है तो ही लिविंग बीइंग है, ये कहना स्टेटमेंट गलत है। आप यहां से समझ पा रहे हैं इस दोनों स्टेटमेंट में? ठीक है, बढ़िया। तो अब हम आते हैं इस पॉइंट पर, यानी कि ग्रोथ क्या है? इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल एंड कॉन्सिक्वियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लिविंग बीइंग। लिविंग बीइंग है तो ग्रोथ तो होगी। व्हाट इज ग्रोथ? Growth can be defined as an irreversible, permanent increase in size of an organ or its part or even of an individual cell। यानी कि ग्रोथ को ये कैसे एनसीईआरटी समझा रही है? ग्रोथ को एनसीईआरटी कहती है कि ग्रोथ हम किसे कहेंगे? अगर एक सेल है, मान लीजिए ये सेल है, अगर इसकी साइज में बढ़ोतरी हो रही है, ये साइज में बढ़ रहा है, इसकी साइज बढ़ी है, ये वही सेल है, इसकी साइज क्या है? साइज बढ़ गई, साइज इंक्रीजेस, तब भी ये ग्रोथ है। पहला एग्जाम्पल। दूसरा, ये ग्रोथ जो होता है वो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इरिवर्सिबल है, ठीक है। इरिवर्सिबल का मतलब कि एक बार ये सेल की ग्रोथ हो गई है, अब ये वापस से इस स्टेज में नहीं जा सकता, यानी कि ग्रोथ क्या है? इरिवर्सिबल है। इसीलिए ग्रोथ को हम कहते हैं इट इज इरिवर्सिबल एंड परमानेंट चेंज। एक बार हो गया तो हो गया, परमानेंट चेंज, यानी कि ये इरिवर्सिबल एंड परमानेंट चेंज है। अब इस इरिवर्सिबल को लेकर एक एग्जाम्पल देती है एनसीईआरटी कि मान लीजिए आपके पास सॉरी, एक एनसीईआरटी की एग्जाम्पल देती है आपको यहाँ पर। वो ये कहती है कि मान लीजिए, कुछ 2-3 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि ये एक लकड़ी है, एक वुड है, लकड़ी का एक टुकड़ा है, ठीक है, ये एक वुड है। अब इस लकड़ी ने पानी सोख लिया,
मान लीजिए पानी में आपने डाल के छोड़ दिया था, इसने पानी सोख लिया, तो पानी सोखने के बाद इस लकड़ी के साइज में क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन हो गया, H2O एब्जॉर्ब हो गया इसमें, है ना। अब इसके बाद क्या होगा, इसकी साइज क्या होगी, थोड़ी फूल जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। आपने देखा होगा कि रेनी सीजन में आपने देखा होगा, अगर हमारे दरवाजे लकड़ियों के होते हैं, वुडन डोर्स होते हैं, वो टाइटली पैक होते हैं। रीजन क्या है, इम्बिबिशन, और समर आने पर वापस से ठीक। तो इसकी साइज क्या हो गई, बढ़ गई। अब आप कहेंगे कि इसकी साइज तो यहाँ पर भी बढ़ी है, तो क्या ये भी ग्रोथ है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर ये देखें कि जैसे ही ये वाटर अगर आप इसका डिहाइड्रेट कर देंगे, ये वापस से अपनी स्टेज में आ जाएगी, इसका मतलब ये ग्रोथ नहीं है। एनसीईआरटी दूसरा एग्जाम्पल देती है कि मान लीजिए एक सेल है, ये एक प्लांट सेल है, और प्लांट सेल ने वाटर ले लिया, वाटर इनटेक हो गया, यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं एंडोस्मोसिस हो गई, ये हम एंडोस्मोसिस का प्रोसेस पढ़ते हैं। और उसके बाद क्या हो गया, इस प्लांट सेल की साइज क्या हो गई, बढ़ गई है, क्योंकि ये टर्जिड हो गया है। कैसा हो गया है, ये टर्जिड, फूल गया है ये। तो क्या ये भी ग्रोथ है, तो एनसीईआरटी कहती है नहीं, ये भी ग्रोथ नहीं है। क्यों, क्योंकि जैसे ही इसमें से वाटर की एक्जोस्मोसिस हो जाएगी, जैसे ही वाटर की एक्जोस्मोसिस हो जाएगी, वाटर की एक्जोस्मोसिस हो जाएगी, यानी कि वाटर सेल से बाहर निकल जाएगा, वापस से ये अपने सेल अपने साइज को रिगेन कर लेगा। तो ये एक इरिवर्सिबल तो हुआ नहीं, ये तो रिवर्सिबल हो गया, ये परमानेंट भी नहीं हुआ, तो इसीलिए ये ग्रोथ भी नहीं है। तो ये 2 पॉइंट्स एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, इनको आपको समझना पड़ेगा। कॉन्सिपिक्यूअस वर्ड यूज कर रहा है एनसीईआरटी, इसका मतलब ये एक विजिबल है, आप आंखों से देख सकते हैं। नाउ generally growth is accompanied by metabolic processes both anabolic and catabolic। ग्रोथ का कारण क्या है, एक मेटाबॉलिक प्रोसेस। मेटाबॉलिक प्रोसेस को अगर हम देखें, ग्रोथ का कारण क्या है, मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब क्या है, देखिए इन जनरली मेटाबॉलिक, आप मेटाबॉलिक कह लें, मेटाबॉलिज्म कह लें, मेटाबॉलिक इज इक्वल टू, आप ये बात ध्यान से समझें, बहुत बार कोई सी प्रोसेस के बारे में पूछा जाता है और आप कहते हैं इट इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस इन विच, इट इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस इन विच, इट इज एन एनाबॉलिक प्रोसेस इन विच। तो आखिर ये तीनों टर्म्स आप कब और कहाँ यूज करेंगे। होता क्या है कि अगर आप देखें तो कैटाबॉलिक प्लस एनाबॉलिक दोनों को अगर आप मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, मेटा। मेटा का मतलब सम टोटल ऑफ कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक। अब कैटा मतलब क्या होता है, देखिए कैटा का मतलब टूटा, कैटा मतलब टूटा, यानी कि ऐसा अगर कोई प्रोसेस जिसमें समथिंग इज ब्रेकिंग डाउन, कुछ टूटने वाला प्रोसेस चल रहा है, उस प्रोसेस को आप कहेंगे इट इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। जैसा कि हमने सेल रेस्पिरेशन में पढ़ा था, ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा था। अब ग्लाइकोलाइसिस में क्या हो रहा है, ग्लूकोज टूट ही तो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। बढ़िया। एनाबॉलिक प्रोसेस, एना का मतलब क्या हुआ, एना मतलब बना, एना मतलब बना, बढ़िया। अब कैटा मतलब टूटा, एना मतलब बना, यानी कि समथिंग इज सिंथेसाइजिंग। अगर आप फोटोसिंथेसिस की बात करें तो वहां क्या बन रहा था, वह फूड इज वॉज सिंथेसाइज, यानी कि फूड बन रहा था, तो आप क्या कह सकते हैं, एनाबॉलिक प्रोसेस, है ना। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें कुछ टूट रहा है, कुछ बन रहा है, समथिंग इज ब्रेकिंग डाउन, सम न्यू इज सिंथेसाइजिंग, तो होल सोल प्रोसेस को मिलाकर हम क्या कह सकते हैं, इट इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एक चीज और, ग्रोथ को विजिबली होने के लिए, यानी कि दिखने के लिए, मान लीजिए साइज हम कह रहे हैं कि साइज बढ़ रहा है या वॉल्यूम बढ़ रहा है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं, इसका मतलब उसमें बनने वाला प्रोसेस क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। एना यानी कि बनेगा तभी तो दिखेगा, तो एना प्रोसेस ज्यादा होना चाहिए कैटा के रिस्पेक्ट में, तब आपको ग्रोथ दिखेगी, ठीक है। तो ये आप एक दिमाग में बात रखेंगे। नेक्स्ट बात कहती है एनसीईआरटी दैट अकर एट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी। हाँ, मेटाबॉलिक प्रोसेस में तो एनर्जी तो खर्च होगा ही, ऑब्वियस सी बात है। फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंशन ऑफ अ लीफ इज ग्रोथ। अब एक लीफ की साइज है,
छोटी थी, जस्ट निकली ही थी पौधे पर, छोटी साइज है। धीरे धीरे इस लीफ की साइज जो होनी चाहिए वो हो गई, नॉर्मल साइज की लीफ हो गई। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द स्वेलिंग ऑफ अ पीस ऑफ वुड व्हेन प्लेस्ड इन वाटर? यही क्वेश्चन डाल रही है एनसीईआरटी आपके दिमाग में कि आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। वैसे ही एक्सप्लेन करेंगे जैसे यहाँ किया है। ठीक है, ये वुड का एग्जाम्पल हमने अभी देखा था, समझ आया? बढ़िया। नाउ उसके बाद हम आगे चलते हैं और यहाँ पर एक नेक्स्ट टॉपिक है, प्लांट ग्रोथ जनरली इज इनडिटरमिनेट। अब यहाँ प्लांट ग्रोथ इज जनरली इनडिटरमिनेट कहने का मतलब क्या है? अब ये कह रही है, इनडिटरमिनेट का मतलब यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई है आपसे कि जो प्लांट ग्रोथ है इज यूनिक बिकॉज प्लांट्स रिटेन द कैपेसिटी फॉर अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ। और ऐसे फीचर को हम कहते हैं ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ, यानी कि प्लांट ग्रोथ इज ओपन। अब ओपन का मतलब क्या होता है? ओपन का मतलब होता है कि प्लांट ग्रोज थ्रू आउट देयर लाइफ। इसका मतलब क्या होता है? प्लांट ग्रोज थ्रू आउट देयर लाइफ, अपनी पूरी लाइफ भर वो बढ़ते रहेंगे। अब पूरी लाइफ भर बढ़ने का मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि वो बढ़ते बढ़ते आसमान छू लेंगे। ये जो ग्रोथ होती है, ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ होती है, ये उनके सर्टेन लोकेशन पर होती है। कहाँ होगी? जहां पर उनके मेरिस्टम्स होंगे। हमने प्लांट टिश्यू में पढ़ा है, प्लांट एनाटॉमी में पढ़ा है कि मेरिस्टम्स क्या होते हैं? मेरिस्टम्स वो सेल होते हैं जिनके पास कैपेबिलिटी होती है डिवीजन की। ठीक है, तो यहाँ पर दिस एबिलिटी ऑफ द प्लांट्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टम्स एट सर्टेन लोकेशंस इन देयर बॉडी। तो जहां जहां मेरिस्टम्स होंगे वहां वहां उनके ये फीचर्स दिखेंगे। जैसे कि आप रूट एपाइकल मेरिस्टम की बात करते हैं, शूट एपाइकल मेरिस्टम की बात करते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टम आपने पढ़ा होगा, लेटरल मेरिस्टम पढ़ा होगा, ये सब हम डिस्कस करते हैं एनाटॉमी में। द सेल्स ऑफ सच मेरिस्टम्स हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड एंड सेल परपिटुएट। अब यहाँ पर क्योंकि मेरिस्टम का ये फीचर है कि मेरिस्टम वही सेल्स होते हैं जो डिवाइड करते हैं, उन्हीं को हम मेरिस्टेमेटिक सेल्स बोलते हैं। The product, however, soon loses the capacity to divide and such cells make up the plant body. भाई एक प्लांट सेल है, अब ये प्लांट सेल एक सेल है और ये एक मेरिस्टेमेटिक सेल है, मेरिस्टेमेटिक सेल है। अब ये सेल क्या कर रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि ये सेल डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इसके पास पावर है डिवीजन की। ठीक है, ये मेरिस्टेम्स है, लेकिन ये सेल कब तक डिवाइड करेगा? मेरिस्टेम सेल्स तो डिवाइड करेंगे, लेकिन यही डिवाइडेड सेल्स अब डिफाइन होंगे कि अब आपको क्या काम करना है, यानी कि अब इनका काम निर्धारित होगा, यानी कि अब ये डिफरेंशिएशन करेंगे। सो दिस फॉर्म ऑफ ग्रोथ wherein new cells are always being added to the plant body by the capacity of the meristem is called the open form of growth। यहाँ पर आपको बताया grows throughout their life, इसी को हम बोलते हैं ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। अगर हम बोले कि एनिमल्स में क्या होता है, एनिमल्स में क्या ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ होता है, हम कहेंगे नहीं, क्योंकि प्लांट की तरह हमारे पास कोई ऐसा मेरिस्टेम सेल्स नहीं होते जो कि डिवाइड कंटिन्यूअसली कर पाए। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास जो ग्रोथ होती है वो होती है क्लोज्ड फॉर्म ऑफ ग्रोथ। एनिमल्स में कैसी होती है? क्लोज्ड फॉर्म। तो आप कहेंगे कि क्यों? हमारे बॉडी में भी तो सेल्स डिवाइड करते रहते हैं, तो वो इसलिए डिवाइड करते हैं एक एज तक जब ग्रोथ होती है, उसके बाद एक एज तक आने के बाद उसके बाद जो सेल्स हमारे डिवाइड करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे बॉडी में रिपेयर की प्रोसेस भी चलती है। सेल डाई करते हैं, उनकी रिपेयरिंग प्रोसेस चलती है, उसलिए क्योंकि हमारे बॉडी में मेरिस्टम्स नहीं है जो कंटिन्यूअसली किसी सर्टेन लोकेशन पर डिवाइड करते रहे। कैंसर की हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर इन जनरल की बात की जा रही है। नाउ व्हाट वुड हैपन इफ द मेरिस्टम्स सीजेस टू डिवाइड, ना डिवाइड करें? डज दिस एवर हैपन? क्या ऐसा हो भी सकता है? अब आप पढ़ेंगे कि इन चैप्टर 6 में आपने पढ़ा होगा, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यू हैव स्टडीड अबाउट द रूट एपाइकल मेरिस्टम, ये एनाटॉमी की बात कर रहे हैं, एंड शूट एपाइकल मेरिस्टम्स। यू नो दैट, यानी कि अगर आपने एनाटॉमी पढ़ा होगा, हम यहाँ पर भी पढ़ेंगे इस प्लेटफॉर्म पर भी,
तो आप देख पाएंगे कि अगर मान लीजिए कि अगर एक रूट है, ये मान लीजिए सॉयल के अंदर ये रूट, और ये रहा ये शूट। तो शूट के एपेक्स पर, एपाइकल पर, एपेक्स का मतलब एपाइकल पोजीशन, तो यहां पर आपने देखा होगा शूट एपाइकल मेरिस्टेम, यहां पर आपने देखा होगा रूट एपाइकल मेरिस्टेम, है ना, रूट कैप के पीछे रूट एपाइकल मेरिस्टेम। एपाइकल का मतलब होता है एपेक्स यानी कि टिप, यहां पर होंगे जो इसकी इस तरफ की ग्रोथ में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब अगर आप देख पा रहे हैं यहां पर, सो यू नो दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड प्रिंसिपली कंट्रीब्यूट टू द elongation ऑफ प्लांट्स along their axis। यानी कि ये बात कह रहे हैं कि अगर आप प्लांट में अगर आप देखें तो जो इसके मेरिस्टम्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये सॉइल हो गया, ये शूट पार्ट है और ये रूट पार्ट है, ये रूट पार्ट है और ये शूट पार्ट है, शूट पार्ट है। तो आप देखेंगे कि इसके एपेक्स पर मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, इसके एपेक्स पर मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, यहाँ पर भी मेरिस्टम्स है। तो इसको आप कहते हैं शूट एपाइकल मेरिस्टम, शूट एपाइकल मेरिस्टम। ये हो गया आपका रूट एपाइकल मेरिस्टम। ठीक है, शूट एपाइकल मेरिस्टम एंड रूट एपाइकल मेरिस्टम। अब ये शूट एपाइकल मेरिस्टम इसको इस तरफ ग्रोथ करवाएंगे और ये रूट एपाइकल मेरिस्टम। ठीक है, यहां पर आप इसमें देखेंगे जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है, उसमें आप देखेंगे कि इसमें सेकेंडरी ग्रोथ भी होगी जिसकी वजह से इसके गर्थ में बढ़ोतरी होगी, ये इसके सेकेंडरी ग्रोथ होती है। ठीक है, तो यानी कि हमने देखा सेकेंडरी ग्रोथ पहले ही तो नहीं हो जाती है, ये तो बाद में होती है। जिनकी हम डाइकोट की बात करें उनकी बात कर रहे हैं। यानी कि प्लांट ग्रोथ इन सम प्लांट्स की अगर हम बात करें तो 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होती है प्राइमरी ग्रोथ। अगर हम प्राइमरी ग्रोथ की बात करें, प्राइमरी ग्रोथ का मतलब कि प्लांट का क्या बढ़ना, प्लांट की लेंथ बढ़ना, प्लांट की हाइट बढ़ना, वही लेंथ की बात कर रहे हैं, लेंथ कह लें या हाइट कह लें, वो बढ़ना। अगर हम सेकेंडरी ग्रोथ की बात करें तो सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब ही होता है प्लांट का, सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब कि इंक्रीज इन गर्थ। किसे हम कहते हैं? इंक्रीज इन गर्थ, इसी को हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ होना। यानी कि अगर ये एक स्टेम है जिसकी डायमीटर आपने दी हुई है और अब इसकी डायमीटर में बढ़ोतरी हो गई इस तरह से, तो ये जो डायमीटर बढ़ा इसका, ये किसके कारण हुआ है? सेकेंडरी ग्रोथ के कारण। ये हम क्यों होता है, कैसे होता है, कौन से सेल्स इन्वॉल्व हैं, वो क्या रोल प्ले करते हैं, उनका नाम क्या है, ये सब हम एनाटॉमी पार्ट में पढ़ते हैं सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर। ठीक है ना, उसके बाद आती है यहाँ पर कि यू ऑल्सो नो दैट द डाइकोटिलेडनस, डाइकोट की प्लांट की बात करें क्योंकि डाइकोट में ही लेटरल मेरिस्टम होते हैं। आप देख पा रहे हैं इसका नाम है लेटरल मेरिस्टम, इट इज फॉर्म्ड लेटर ऑन। लेटर ऑन का मतलब ये सेकेंडरी मेरिस्टम है और यही मेरिस्टम है जो इस गर्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये सेकेंडरी मेरिस्टम है। वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर कैम्बियम अपीयर लेटर इन लाइफ, इसलिए तो ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दीज आर दी मेरिस्टम्स, और ये कहाँ होंगे? सिर्फ डाइकोट में। आपने मोनोकोट में कभी भी सेकेंडरी ग्रोथ होता हुआ नहीं देखा होगा। जैसे मेज है, मेज एक मोनोकोट है, आपने कभी नहीं देखा होगा उसका स्टेम की गर्थ बढ़ता हुआ। राइस है, मोनोकोट है, कभी आपने नहीं देखा होगा राइस का प्लांट का गर्थ बढ़ रहा है। सो दैट कॉज द इंक्रीज इन द गर्थ द ऑर्गन्स इन विच दे आर एक्टिव, दिस इज नोन एज सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट, जो कि हमने अभी डिस्कस किया। अब यहाँ पर है कि क्या ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं? ग्रोथ इज मेजरेबल, तो आंसर है यस, कि ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं। कैसे हम ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं? सो ग्रोथ को मेजर करने के कुछ तरीके हैं। क्या? अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर, सो ग्रोथ एट अ सेलुलर लेवल is principally a consequence of increase in the amount of protoplasm। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है मेजरमेंट ऑफ प्लांट ग्रोथ का? यहाँ पर आते हैं, देखिए ना,
यहाँ पर आपको ये बात बताई जा रही है रीजन फॉर ग्रोथ में कि मान लीजिए ये एक सेल है, ये क्या है, ये एक सेल है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इस एक सेल का, अब मान लीजिए इसके साइज को आप इसी तरह से इतना ही रखेंगे, ठीक है। अब इसी एक सेल ने डिवाइड करके 2 सेल बना दिया, तो अब सेल कितने हो गए, 2 सेल, लेकिन अभी भी साइज इनकी क्या है, उतनी ही है। नेक्स्ट, अब इसी सेल ने डिवाइड करके 3 या 4 सेल बना दिया, तो अब क्या बन गए, 4 सेल बन गए, ठीक है। अभी भी इनकी साइज कितनी है, टोटल की अगर हम बात करें उतनी ही है, ठीक। तो यहां पर बात कर रहे हैं इस जगह पर कि ऑल्दो नंबर इंक्रीज्ड, नंबर तो हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है, ठीक है, नंबर हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है कि 1 से 2, 2 से 4 हो गए, लेकिन हमें प्रोटोप्लाज्म के कंटेंट में हमें कहीं भी बढ़ोतरी नहीं दिख रही है, ठीक है। सो ऑल्दो नंबर हैज इंक्रीज्ड, बट इन यहाँ पर ग्रोथ में प्रोटोप्लाज्म के अंदर कोई भी हमें ग्रोथ नहीं दिखा। सो इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म की अगर हम बात करें, इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म वो हमें यहां नहीं दिख रहा है, ठीक है, जबकि इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म इज द रीजन फॉर ग्रोथ होता है। अब इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर एक सेल को आपने बोला था कि ये एक सेल है और अगर इसके साइज बढ़ी है, ये ग्रोथ हुआ है, इसका मतलब इसके प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़े हैं, इसलिए इसकी सेल बढ़ी है, इसका मतलब ये होता है। यानी कि प्रोटोप्लाज्म का बढ़ना ही सेल ग्रोथ का सबसे मेन कारण है। बढ़िया। अब यहाँ पर जो जिक्र किया जा रहा है इस पैराग्राफ में, एक एग्जाम्पल दिया गया है आपको। एग्जाम्पल ये दिया गया है कि सिंस इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म इज डिफिकल्ट टू मेजर डायरेक्टली, हम डायरेक्टली इसे मेजर करना बहुत मुश्किल है, वन जनरली मेजर्स सम क्वांटिटी विच इज मोर और लेस प्रोपोर्शनल टू इट। ग्रोथ इज देयरफॉर मेजर्ड बाय अ वेराइटी ऑफ पैरामीटर्स। इसीलिए चूंकि प्रोटोप्लाज्म का को नापना हमारे लिए मुश्किल है, इसीलिए ग्रोथ को नापने के लिए हम अलग अलग पैरामीटर्स अपना लेते हैं, ले लेते हैं। सम ऑफ विच आर, जिनमें से कुछ है कि या तो हम इंक्रीज इन फ्रेश वेट ले लें, फ्रेश वेट का मतलब जानते होंगे, जैसे मान लीजिए आप हरी सब्जियां लेकर आते हैं, तो जो वे करवाते हैं वो उनका फ्रेश वेट है, लेकिन अगर आप उनको सुखा दें, जैसे आप चाय पत्ती लेकर आते हैं, आप उसका ड्राई वेट लेकर आते हैं, जब आपने उसका मॉइस्चर उड़ा दिया, ड्राई वेट है, या तो आप लेंथ लें, एरिया लें, वॉल्यूम लें एंड सेल नंबर ले लें। यू मे फाइंड इट अमेजिंग टू नो दैट वन सिंगल, ये सिर्फ आपको एक डेटा दिया हो गया है बताने के लिए कि आप एज्यूम कर पाए, जरा अपनी इमेजिनेशन को बढ़ा पाए, सोच पाए कि एक मेज है और इस मेज का मान लीजिए ये रूट है, ठीक है, तो वन सिंगल मेज रूट एपाइकल मेरिस्टेम, और इसमें एक मेरिस्टेमेटिक सेल है, तो ये के एक मेरिस्टेमेटिक सेल जो मेज के रूट में है, ये क्या कर सकता है, कैन गिव राइज टू मोर देन 17,000, आप देख पा रहे हैं 17,500 न्यू सेल्स पर आवर। एक घंटे में एक सेल से कितना बन सकता है, 17,500 से ज्यादा सेल्स सिर्फ एक घंटे में बना सकता है। आपको ये रफ्तार बता रहा है कि क्या इसके सेल डिवीजन की रेट है, आप ये सोच सकते हैं, यानी कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स कितने फास्टली डिवाइड कर सकते हैं। वेयरएज एक और डेटा, सेल्स इन अ वाटरमेलन, जो तरबूज आप खाते हैं, मे इंक्रीज इन साइज बाय अप टू, देख पा रहे हैं कितना जीरो है, 3,5,000, 3,50,000 टाइम्स। इन द फॉर्मर, पहले वाले में यानी कि मेज वाले केस में, ग्रोथ इज एक्सप्रेस्ड एज इंक्रीज इन सेल नंबर, तो इसमें तो आपने सेल नंबर के हिसाब से किया, यहाँ 1 सेल था और यहाँ इतने सेल्स हो गए, तो सेल के नंबर के आधार पर आपने ग्रोथ देखा। जबकि बाद वाले में यानी कि वाटरमेलन के केस में
द लेटर एक्सप्रेसेस ग्रोथ एज इंक्रीज इन साइज ऑफ द सेल। इसमें तो साइज ऑफ द सेल बढ़ा है क्योंकि इतना टाइम से बताया गया। वाइल द ग्रोथ ऑफ अ पॉलन ट्यूब, एक पॉलन ट्यूब आता है ना जब स्टिग्मा के ऊपर, सपोज ये स्टिग्मा है, ये पिस्टिल है और ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ट्यूब आया तो ये जर्मिनेट करता है। तो वाइल द ग्रोथ ऑफ अ पॉलन ट्यूब इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स लेंथ, उसको हम लेंथ के टर्म में मेजर करते हैं। एंड इंक्रीज इन सरफेस एरिया डिनोट्स द ग्रोथ इन अ लीफ। जो डॉर्सी वेंट्रल लीफ होते हैं, डाइकोट्स के लीफ होते हैं, उनके में हम क्या करते हैं, उनका सरफेस एरिया देखकर हम देखते हैं कि हाँ उसकी ग्रोथ हो रही है। अब नेक्स्ट एक टॉपिक आता है, इसमें एनसीईआरटी कहती है फेजेस ऑफ ग्रोथ। क्या ग्रोथ के कुछ फेजेस भी होते हैं? तो हाँ, ग्रोथ के फेजेस भी होते हैं। ग्रोथ के फेजेस को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें कुछ ग्रोथ के फेजेस क्या देखने को मिलेंगे। ये है आपके पास फेजेस ऑफ ग्रोथ। द पीरियड ऑफ ग्रोथ इज जनरली डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। कितने फेजेस में? 3 फेजेस में। कौन कौन से? एक पहला मेरिस्टेमेटिक फेज, देन आपका आएगा इलोंगेशन फेज एंड देन आपके पास आएगा मैचुरेशन फेज। तो 3 फेजेस में ये डिवाइडेड है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय लुकिंग एट दिस रूट टिप्स। ये आपके पास एक एग्जांपल दिया हुआ है रूट टिप। आप देख पा रहे हैं इसमें कि पहले इसकी साइज क्या है, ठीक है। द कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग सेल्स, क्योंकि इसमें मेरिस्टम्स है, बोथ द रूट एपेक्स एंड द शूट एपेक्स रिप्रेजेंट द मेरिस्टेमेटिक फेज ऑफ द ग्रोथ। क्यों? क्योंकि वहां पर रूट एपाइकल मेरिस्टम एंड शूट एपाइकल मेरिस्टम्स है। तो ये किस फेज को दिखाएंगे? चूंकि मेरिस्टम्स है तो मेरिस्टेमेटिक फेज, क्योंकि वो डिवाइड करेंगे। द सेल्स इन दिस रीजन आर रिच इन प्रोटोप्लाज्म, यानी कि ये मेरिस्टम सेल्स की प्रॉपर्टीज है कि मेरिस्टम सेल्स क्या क्या कर सकते हैं। तो मेरिस्टम सेल्स अगर आप देखें तो मेरिस्टम सेल्स आपको क्या क्या करते हुए दिख जाएंगे। अगर हम मेरिस्टम सेल्स की फेजेस ऑफ ग्रोथ की बात कर रहे हैं, फेजेस ऑफ ग्रोथ, तो अगर हम फेजेस ऑफ ग्रोथ की बात करें तो हमने 3 फेजेस की बात की। कौन कौन सी? एक फेज था हमारा मेरिस्टेमेटिक फेज, मेरिस्टेमेटिक फेज, ठीक है। एक फेज था हमारा मेरिस्टेमेटिक फेज। मेरिस्टेमेटिक फेज के हमारे सेल्स कैसे थे? सेल्स थे हमारे डिवाइडिंग, क्योंकि ये मेरिस्टम्स है तो ये डिवाइडिंग सेल्स हैं, डिवाइडिंग सेल्स हैं, ठीक है। इनके जो सेल्स होंगे उनकी साइज क्या होगी? स्मॉल होगी। इनका साइटोप्लाज्म कैसा होगा? साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म इनका होगा डेंस। इनका न्यूक्लियस विजिबल होगा, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म होगा, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। और एक और पॉइंट, इनमें बहुत सारे मेनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेनी प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन देखने को मिलेगा। प्लाज्मोडेस्माटल या प्लाज्मोडेस्माटिक कनेक्शन देखने को आपको मिलेगा। अब ये क्या होता है? मान लीजिए ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये एक तीसरा सेल आ गया, ये एक चौथा सेल है, तो इनके बीच में बहुत सारे प्लाज्मोडेस्माटिक कनेक्शन देखने को आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये इसके फीचर्स हैं। पोजेस लार्ज कंसिक्वेंस न्यूक्लियस, विजिबल न्यूक्लियस आपको दिखेगा। देयर सेल वॉल्स आर प्राइमरी इन नेचर, क्योंकि मेरिस्टेम्स के जो सेल वॉल होते हैं वो प्राइमरी होता है। थिन एंड सेलुलोजिक विथ अबंडेंट प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन, देख पा रहे हैं आप, यहाँ दिया हुआ है। द सेल्स प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल कौन सा? जो कि जस्ट नेक्स्ट अवे फ्रॉम द टिप है, टू द मेरिस्टेमेटिक जोन रिप्रेजेंट द फेज ऑफ इलोंगेशन। अब इसके बाद का फेज, यानी कि अगर आप एक सेल को देखें तो आपको क्या दिखेगा कि अगर मान लीजिए ये एक रूट की बात कर ले, अगर मान लीजिए एक रूट ही है, ठीक है, एक रूट है, तो आप देख पाएंगे ये क्या है? रूट है। मान लीजिए ये रूट है, तो यहाँ पर तो आपको दिखेगा रूट कैप, ठीक है। रूट कैप को लेकर हम डिस्कशन करेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में भी। यहाँ पर आपको दिखेगा कि यहाँ पर मेरिस्टम्स है। मेरिस्टम्स के फीचर आपने देखा, यानी कि फर्स्ट फेज है, यानी कि फर्स्ट कौन सा? मेरिस्टेमेटिक फेज है। इसके बाद के सेल्स आपको दिखेंगे कि ये इलोंगेटेड फेज है,
ठीक है, ये कौन सी फेज आपको दिख रही है? इलोंगेशन, यानी कि इलोंगेटेड फेज है ये सेकंड है, यानी कि ये इलोंगेटेड है। इसको आप कह सकते हैं इलोंगेशन फेज, इलोंगेशन फेज इसलिए बोला जाए जस्ट बिहाइंड है। ये मेरिस्टेमेटिक आपने बोला, मेरिस्टेमेटिक फेज, मेरिस्टेमेटिक फेज। इसके बाद आपको दिखेगा थर्ड में कि यहाँ पर आपको दिखेगा कि यहाँ पर रूट हेयर्स भी हैं। ये थर्ड फेज देखने को मिलेगा जिसे आप कहते हैं मैचुरेशन फेज, मैचुरेशन फेज, ये थर्ड फेज है। अब देखिए मेरिस्टेम्स ने क्या किया, सेल को डिवाइड कर करके पीछे छोड़ता गया और जो लेफ्ट ओवर सेल्स हैं अब वो इलोंगेट करेंगे। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि जो रूट की जो इंटायर लेंथ होती है उसमें कंट्रीब्यूशन किसका है, तो आप कहेंगे इलोंगेशन फेज का। तो ये मेरिस्टेम्स ने डिवाइड किया, इलोंगेशन ने इसको लेंथ दिया। इलोंगेशन के कुछ फीचर्स दिए हुए हैं कि द सेल्स आर इलोंगेटेड, सो इंक्रीज्ड वैक्यूलेशन। क्यों ये इलोंगेटेड क्यों है? सो ड्यू टू वैक्यूलेशन, क्योंकि इनमें अब आप देखेंगे कि वैक्यूल का फॉर्मेशन भी हुआ है। मेरिस्टेम्स में वैक्यूल्स नहीं थे, इलोंगेशन वाले में आपको वैक्यूल्स दिखेंगे और वैक्यूलेशन होने की वजह से ये सेल्स इलोंगेटेड दिखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेल enlargement and new cell wall depositions are the characteristic of the cells in this phase। अब आप देख पा रहे हैं क्योंकि मेरिस्टेम्स के पास प्राइमरी सेल वॉल ही था, इलोंगेशन। अब आप देख पा रहे हैं कि प्राइमरी सेल वॉल यानी कि अगर एक सेल है, इसका एक प्राइमरी सेल वॉल पहले से था, तो अब इसके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल का भी डिपोजिशन होना शुरू हो जाएगा। फर्दर अवे फ्रॉम द एपेक्स that is more proximal to the phase of elongation। अब elongation से भी पीछे जाइए, lie the portion of axis which is undergoing the phase of maturation। अब देख पा रहे हैं इसका जिक्र किया जा रहा है यानी कि maturation phase का। maturation phase में क्या होगा, the cells of this zone attain their maximal size, क्योंकि mature हो गए हैं, in terms of wall thickening and protoplasmic modifications। जितना इनको प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट चाहिए था, जितनी इनके सेल वॉल की थिकनिंग चाहिए थी, इनका प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी, प्राइमरी तो मेरिस्टेमेटिक से ही था, सेकेंडरी सेल वॉल जो भी डिपोजिशन चाहिए था सब अपने मैक्सिमल पोजीशन पर है, क्योंकि यहाँ के सेल्स मैच्योर हो गए हैं। और चूंकि ये मैच्योर हो गए हैं, सो मोस्ट ऑफ द टिश्यूज एंड सेल टाइप्स यू हैव स्टडीड इन चैप्टर 6 यानी कि एनाटॉमी रिप्रेजेंट दिस फेज। ठीक है, और ये मैच्योरेशन फेज ही है जिसे आप कहते हैं कि यहीं पर क्या है, यहीं पर आपको मिलेगा रूट हेयर। इसी को आप नाम दे देते हैं जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन, क्योंकि यहीं पर मिलेगा आपको रूट हेयर्स। तो 3 फेजेस हैं आपके, मैच्योरेशन, इलोंगेशन एंड मेरिस्टेमेटिक, इलोंगेशन एंड मैच्योरेशन फेज यहाँ पर गिवन है। अब इसके बाद की जो टॉपिक है वो है ग्रोथ रेट, कि ग्रोथ आपने बता दिया, ग्रोथ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व है, क्या ग्रोथ का कोई रफ्तार भी होता है, ग्रोथ का कोई रेट भी होता है, टाइम फैक्टर भी इन्वॉल्व है इसके साथ। तो आंसर इज यस, टाइम फैक्टर भी है। अब इसके लिए हम लाएंगे आपका सेकेंड वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे ग्रोथ रेट को। ग्रोथ रेट में हम 2 पॉइंट्स पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे अरिथमेटिक ग्रोथ रेट, दूसरा पढ़ेंगे जियोमेट्रिक। अरिथमेटिक क्या होता है, इसके फीचर्स क्या हैं, जियोमेट्रिक क्या होता है, कैसे फीचर्स है इसके, इसका फॉर्मूला क्या है, कैसे इसमें ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ में किस पॉइंट को क्या बोला जाता है, क्या फॉर्मूला है इसका। हम एक एक पॉइंट को क्लियरली डिस्क्राइब करेंगे, किस जगह पर हमें कौन सी ग्रोथ दिखेगी, सब डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, और आगे के कंटेंट भी डिस्कस करेंगे। तो होप सो आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। स्टिल अगर आपको कोई डाउट फेस करना पड़े तो आप कमेंट सेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।